Hello student, today we read characteristic of estimators. Characteristic of estimators में लास्ट वाले लेक्चर में अनबायस्डनेस हम पढ़ चुके हैं. आज हम पढ़ेंगे कंसिस्टेंसी. ये देखो, व्हाट इज द कंसिस्टेंसी. एन एस्टिमेटेड Tn ऑफ T क्या है, एक रैंडम सैंपल स्पेस पर डिफाइन है ये एस्टिमेट T, और T इन रैंडम स्पेस पर डिफाइन है. इसको हमने एक एस्टिमेटेड Tn से डिनोट किया है. ये हम बता चुके हैं पहले भी पैरामीटर स्पेस में. बेस्ड ऑन ए रैंडम सैंपल ऑफ साइज एन. ये एस्टिमेटर किस पर बेस्ड है, एक सैंपल पर, और सैंपल का साइज कितना है, एन एलिमेंट है ना, तो वो उसका साइज हो गया. इज सेड टू बी कंसिस्टेंट एस्टिमेटर. ये एस्टिमेटर है. इस एस्टिमेटर को हम कंसिस्टेंट एस्टिमेटर कब बोलेंगे, इस पैरामीटर स्पेस का. ये पैरामीटर स्पेस है ऑफ गामा थीटा. थीटा बिलोंग्स टू सम पैरामीटर स्पेस इफ Tn कन्वर्जेस टू गामा थीटा इन सम प्रोबेबिलिटी. यानी कैसे, ये कहता है कि जो ये Tn है, इस Tn को कंसिस्टेंसी में कंसिस्टेंट एस्टिमेटर कब बोलेंगे, जब ये Tn टेंड्स टू गामा थीटा हो जाए. Tn टेंड्स टू गामा थीटा अंडर सम प्रोबेबिलिटी, और व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी. जब ये सैंपल स्पेस का साइज, जो ये साइज लिया था ना n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएं इस एस्टिमेटर में, और ये अगर गामा थीटा को कन्वर्ज करे, Tn यानी ये एस्टिमेटर कन्वर्जेस टू गामा थीटा अंडर सम प्रोबेबिलिटी, देन दिस एस्टिमेटर इज सेड टू बी कंसिस्टेंट एस्टिमेटर. इसकी दूसरी डेफिनेशन भी दे रखी है, वो कॉन्टिन्यूटी में दे रखी है. इन अदर वर्ड, ए कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ गामा थीटा इफ एवरी, ये कॉन्टिन्यूटी की जो डेफिनेशन होती है ना, उसके अकॉर्डिंग है ये. फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड ईटा ग्रेटर देन 0, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर n ग्रेटर देन इक्वल टू m एप्सिलॉन ईटा सच दैट प्रोबेबिलिटी. जो ये है ना, यही प्रोबेबिलिटी ली है. ये देखो, इसी डेफिनेशन को डिफाइन किया है. Tn इधर लेकर जाएंगे तो माइनस गामा थीटा, क्योंकि ये टेंड्स टू है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, वेरी स्मॉल. और यही लिया है ना हमने, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, और क्या कहता है, अंडर सम प्रोबेबिलिटी, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टेंड्स टू 1, और कब, व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी. यानी इसी डेफिनेशन को हमने दोबारा से कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन में डिफाइन किया है. तो ये देखो, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये टेंड्स टू 1 है, यानी कि 1 के नियर अबाउट है. ये नहीं पता मैं ये लेफ्ट हैंड साइड से टेंड्स है या फिर राइट हैंड साइड से. अगर इसमें से कुछ घटा दें तो ये बड़ा हो जाएगा, अगर यहाँ पर कुछ ऐड कर दें तो ये बड़ा हो जाएगा. अब अगर इसमें से कुछ घटा दें, यानी कि जो दूसरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी ली थी, चाहे कितनी भी स्मॉल क्वांटिटी इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये वाली क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी. यानी कि ये देखो, p प्रोबेबिलिटी वही ग्रेटर देन 1 माइनस ईटा, वेयर m इज वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ n. जो ये m है ना, m इसको लिया है, n की कोई लार्ज वैल्यू है, और उस लार्ज वैल्यू से बड़ा है n, तो यानी कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी है. बहुत बड़ी वैल्यू ले रखी है, और उस वैल्यू से भी बड़ा है, तभी तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी है. ये कंसिस्टेंसी की डेफिनेशन को 2 वे से डिफाइन कर रखा है. एक तो ये हो गया डायरेक्ट हम जो वर्ड्स में, और ये हो गया मैथमेटिकल डेफिनेशंस में, यानी कॉन्टिन्यूटी टाइप की डेफिनेशंस में. दोनों में से कोई भी डेफिनेशन ध्यान में रख लो. अब देखो, इसकी कुछ प्रॉपर्टी, कुछ रिमार्क्स दे रखे हैं, इसके कुछ रिजल्ट्स दे रखे हैं. फर्स्ट रिजल्ट क्या दे रखा है, इफ x1 x2 xn is a random sample from population with finite mean. यानी कि ये रैंडम सैंपल है, पॉपुलेशन में से उठाया है, और इसका मीन कितना है, फाइनाइट. ये रहा देखो, e ऑफ xi, यहाँ e ऑफ xi, यानी कि सारे जो एलिमेंट्स है उनके ऊपर एस्टिमेट लगाए, इज इक्वल टू फाइनाइट मीन. फाइनाइट मीन यानी लेस देन इन्फिनिटी, फाइनाइट है तो. देन बाई किंचिन वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स. किंचिन वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स क्या कहता है कि जो ये एलिमेंट्स है, इन एलिमेंट्स का मीन लेंगे, यानी कि xn बार, तो कितना हो जाएगा, सब का समेशन और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. और ये किसको कन्वर्ज करेगा, इसके एस्टिमेट ऑफ xi को, कन्वर्ज टू e ऑफ xi अंडर सम प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू म्यू. ये इसका एक रिजल्ट है कंसिस्टेंसी का.
अंडर मीन यानी रैंडम सैंपल ऑफ फ्रॉम पॉपुलेशन विद फाइनाइट मीन के लिए लेकर चलें। तो यानी कि किस क्या कन्वर्ज करेगा, एक्स एन बार कन्वर्जेस टू ई ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू म्यू, एक ही बात है, अंडर सम प्रोबेबिलिटी एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब क्या होगा, जो ये एक्स एन बार लिया हमने, ये सैंपल मीन लिया, इज ऑलवेज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन मीन। ये तो पॉपुलेशन मीन है म्यू, और एक्स एन बार क्या है, सैंपल मीन है। तो ये ऑलवेज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन मीन। पॉपुलेशन मीन मतलब पूरे यूनिवर्सल सेट का मीन, और ये क्या था, एक सैंपल मीन, सैंपल उठाया उसका मीन, और वो किसका कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है, पॉपुलेशन का। यानी कि यहाँ से हमें ये बता दिया इसने कि कंसिस्टेंट एस्टिमेटर को कैसे अप्लाई करते हैं। सैंपल मीन निकालो, अगर वो कन्वर्जेस टू पॉपुलेशन मीन हो जाता है अंडर सम प्रोबेबिलिटी, तो वो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर हो जाएगा। अब देखो सेकंड रिमार्क्स क्या दे रखा है, कंसिस्टेंसी इज ए प्रॉपर्टी, कंसिस्टेंसी के बारे में बता रखा है, कंसर्निंग द बिहेवियर ऑफ एन एस्टिमेटर इंडेफिनेटली लार्ज वैल्यूज ऑफ सैंपल साइज एन। यही तो है, क्योंकि यहाँ पर क्या करते हैं हम, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो यही तो कहता है, ये बिहेवियर बताता है उस एस्टिमेटर का फॉर इंडेफिनेटली लार्ज वैल्यूज ऑफ सैंपल साइज। नथिंग इज रिगार्डेड ऑफ बिहेवियर ऑफ फाइनाइट एन, फाइनाइट एन के बारे में कुछ भी नहीं बताता। जब लार्ज वैल्यू लेते हैं ना, उस सैंपल साइज के टेंड्स टू इन्फिनिटी करते हैं, तभी उसके बिहेवियर के बारे में बताता है कंसिस्टेंसी। अब देखो आगे क्या दे रखा है, इफ देयर एग्जिस्ट ए कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। कंसिस्टेंट एस्टिमेटर समझ में आ गया ना, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर का मतलब क्या हो गया, वो टेंड्स टू सम फाइनाइट वैल्यू अंडर सम प्रोबेबिलिटी होगा। तो यानी क्या कहता है, टी एन ऑफ गामा थीटा, देन इनडेफिनेटली मैनी सम ऑफ एस्टिमेटर कैन बी कंस्ट्रक्टेड। ये कहता है अगर यहाँ पर कोई टी एन टाइप का कंसिस्टेंट एस्टिमेटर एग्जिस्ट करता है ऑफ गामा थीटा का, देन इनफाइनाइटली मैनी सच एस्टिमेटर, तब यहाँ पर बहुत सारे एस्टिमेटर हो जाएंगे। यानी कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करके देखते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब एन क्या ले लिया, सैंपल साइज माइनस ए और माइनस बी। ए और बी क्या है, कोई भी डिफरेंट वैल्यूज हैं, ये अलग अलग दोनों, कोई भी मतलब इसमें से उठा ली कोई फिक्स वैल्यू सैंपल में से। तो टी एन डैश हमने 1 मिनट के लिए मान लिया, टी एन डैश इज इक्वल टू एन माइनस ए एन माइनस बी टी एन देखो इसने दे दिया कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। तो टी एन का अगर कुछ भी कॉम्बिनेशन लेंगे कांस्टेंट में, तो वो फिर से क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। ये बता रहा है, क्योंकि टी एन तो दे दिया कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, और उसकी किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा, एक कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। देखो यहाँ से दोनों में से एन कॉमन ले लो, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा टी एन इंटू मल्टीप्लाई टी एन टेंड्स टू, ये टी एन किसका होगा, फिर वही लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करो, इनफाइनाइट, ये भी जीरो 1, ये क्या बचेगा टी एन। और टी एन क्या है, पहले ही दे रखा है, टेंड्स टू गामा थीटा एंड सम प्रोबेबिलिटी, वही चीज आ गई ना। यानी कि टी एन की किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वही टी एन टेंड्स टू गामा थीटा एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ए और बी की कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। टी एन डैश इज आल्सो कंसिस्टेंसी ऑफ गामा थीटा। समझ में आ गया ना। यानी कि अगर एक कंसिस्टेंट एस्टिमेटर एग्जिस्ट करता है, तो वहां पर इन बहुत सारे इनफाइनाइटली एस्टिमेटर एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये दो कुछ रिजल्ट्स थे इसके। अब देखो इनवेरिएंस प्रॉपर्टी ऑफ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर्स। ये इनवेरिएंट प्रॉपर्टी है। इनवेरिएंस प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसमें कुछ भी चेंज नहीं होता। ये देखो टी एन इज ए कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ गामा थीटा। पहले तो इसकी डेफिनेशन लगा लो। टी एन इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर की क्या डेफिनेशन है, टी एन इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ गामा थीटा, यानी ऐसे लिख सकते हैं। और इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है, इसी की दूसरी डेफिनेशन कि यहाँ पर एक एप्सिलॉन और ईटा एच से एग्जिस्ट करेंगे, जहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर होगा और वहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एन माइनस गामा थीटा लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, और वो ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 1 माइनस जो दूसरा कांस्टेंट एग्जिस्ट किया था वो। ये दोनों ही डेफिनेशन लिख दी इसने एस्टिमेटर की। यही दे रखा टी एन इज ए कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ गामा थीटा, उससे दोनों डेफिनेशन आ गई। एंड साई ऑफ गामा थीटा, जो गामा थीटा ये पैरामीटर स्पेस में एग्जिस्ट करता है, उसके ऊपर कोई फंक्शन अप्लाई कर दिया, इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑफ गामा थीटा। ये भी दे रखा है इसने। देखो ये कंसिस्टेंट एस्टिमेटर दे दिया, दूसरा ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑफ गामा थीटा दे, कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन अप्लाई कर दो। देन हमें ये प्रूव करना है कि साई ऑफ टी एन इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ साई ऑफ गामा थीटा। यानी कि टी एन अगर गामा थीटा का
कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है तो दोनों पर अगर सेम फंक्शन अप्लाई कर दें साई, तो वो साई फंक्शन भी क्या बनेगा, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ साई गामा थीटा। ये प्रूव करना है। तो फर्स्ट लाइन तो हमने डिफाइन कर लिया। अब सेकंड लाइन क्या दे रखा है, साई ऑफ गामा थीटा इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑफ गामा थीटा। देखो ये इसकी डेफिनेशन है, साई ऑफ गामा थीटा इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कॉन्टिन्यूटी फंक्शन की फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन 1 सच दैट, यही तो होती है ना कॉन्टिन्यूटी की, यानी कि ये इसमें कन्वर्ज करेगी तो साई ऑफ टी एन माइनस साई ऑफ गामा थीटा लेस देन एप्सिलॉन 1, और फिर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, जो फंक्शन के अंदर वैल्यूज होती हैं फंक्शन के अंदर टी एन और गामा थीटा, यानी उनका सब्ट्रैक्शन लेस देन क्या हो जाएगा, दूसरा स्मॉल नंबर। ये एप्सिलॉन 1 है तो ये एप्सिलॉन हो गया, ठीक है। टी एन माइनस गामा थीटा लेस देन एप्सिलॉन, दिस इम्प्लाइज, ये तो होता ही है, ये तो होता ही, अभी तो हमने लिया कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, उसकी डेफिनेशन से ये तो निकाल ही लिया था। अगर ये होता है तो ये अपने आप हो जाएगा, तो यानी कि ये है, तो दिस इम्प्लाइज साई ऑफ टी एन माइनस गामा ऑफ लेस देन एप्सिलॉन। वैसे भी ये दे भी रखा है, ये कॉन्टिन्यूटी में दे भी रखा है, तब भी हो जाएगा, और ये वाला अप्लाई करेंगे तो ये ऑटोमेटिक अपने आप हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर एक रिजल्ट अप्लाई करेंगे, वो रिजल्ट अप्लाई करते ही हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज साई ऑफ टी एन टेंड्स टू साई ऑफ गामा थीटा अंडर सम प्रोबेबिलिटी, यही तो निकालना है, तभी तो ये इसका कंसिस्टेंट एस्टिमेटर बनेगा। तो एक रिजल्ट अप्लाई करेंगे, जैसे 2 इवेंट्स दे रखे हैं ए एंड बी, अगर ए बी में कंटेंट करता है और दोनों पर सेम प्रोबेबिलिटी लगाएं तो वो ए सेट बी में कंटेंट करता है, तो ऑब्वियस सी बात है ए सेट के सारे एलिमेंट बी में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से बड़ी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से बड़ी है, ठीक है। अब इस रिजल्ट को इस पर अप्लाई करेंगे, देखो इस पर प्रोबेबिलिटी अप्लाई करो, दोनों साइड प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ साई ऑफ टी एन साई ऑफ गामा थीटा क्या दे रखा है, लेस देन एप्सिलॉन, ये सेट है, और ये सेट किससे बड़ा होगा, इससे, ये तो था, देखो इसके अंदर वाले एलिमेंट थे यहाँ पर, तो इस पूरे की प्रोबेबिलिटी इसकी प्रोबेबिलिटी से बड़ी होगी ना, ये वाली प्रोबेबिलिटी बड़ी हो जाएगी, यही तो था, इसके सारे एलिमेंट इसमें, तो इसके अंदर वाले एलिमेंट इसमें, तो यानी इसकी प्रोबेबिलिटी किससे बड़ी हो जाएगी, इस सेट की प्रोबेबिलिटी से बड़ी हो जाएगी, ये देखो। और इसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाल रखी है कंसिस्टेंट एस्टिमेटर से, कितनी थी, 1 माइनस ईटा, तो ये आ गई, तो ये क्या आ गया, वही तो आ गई, देखो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर की डेफिनेशन यही तो थी, दूसरे वाली डेफिनेशन, साई ऑफ टी एन टेंड्स टू साई ऑफ गामा थीटा अंडर सम प्रोबेबिलिटी एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होगा। जो ये दूसरे वाली डेफिनेशन थी ना, ये वाली अप्लाई कर दी, दूसरे कंसिस्टेंट एस्टिमेटर की जो दूसरी डेफिनेशन, तो हो गया, यही निकालना था हमें। इनवेरियंस प्रॉपर्टी मतलब अगर ये कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है इसका, तो अगर सेम फंक्शन दोनों पर अप्लाई करेंगे तो वो भी कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ही रहेगा, ये इनवेरियंस प्रॉपर्टी होती है इसकी। अब देखो आगे, लेट टी एन बी ए सीक्वेंस ऑफ एस्टिमेटर, ये एस्टिमेटर्स की सीक्वेंस है, T1 T2 T3 अप टू Tn, पूरी सीक्वेंस दे दी है, सच दैट फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू सम पैरामीटर स्पेस E of theta Tn tends to gamma theta as n tends to infinity and variance, ये estimated, ये variance Tn tends to 0 as n tends to infinity, then Tn is a consistent estimator of gamma theta। देखो ये एस्टिमेटर्स की सीक्वेंस है और ये दो रिजल्ट दे रखे हैं, इस एस्टिमेटर की सीक्वेंस को इन दोनों रिजल्ट्स की हेल्प से हमें क्या प्रूव करना है कि Tn इज ए कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ गामा थीटा। हमें Tn को कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ गामा थीटा, यानी कि इसकी जो डेफिनेशन होती है ना, वो डेफिनेशन निकालनी है, डेफिनेशन से हम ये लिख सकते हैं, और उस डेफिनेशन को प्रूव करने के लिए हमें इन दोनों रिजल्ट को यूज करना है, ठीक है। यानी कि हमें क्या प्रूव करना है, Tn इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ गामा थीटा, इसका मतलब क्या होता है, हमें क्या प्रूव करना है, Tn टेंड्स टू गामा थीटा अंडर सम प्रोबेबिलिटी व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और इसकी दूसरे वाली डेफिनेशन क्या कहती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ Tn माइनस गामा ऑफ थीटा का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1 माइनस थीटा, यानी कि चाहे तो ये चीज प्रूव कर दो चाहे ये चीज प्रूव कर दो, इन दोनों चीजों के आते ही हम क्या लिख सकते हैं, Tn इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ गामा थीटा, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है, ये प्रूव करने के लिए हम क्या लेंगे, देखो क्या दे रखा है इसने,
यहाँ पर इसके बारे में तो बता ही दिया। अब साइलेन और ईटा क्या है, कोई स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर है, और एम क्या होता है, लार्ज वैल्यू ऑफ एन। देखो इन दोनों को प्रूव करने के लिए हम एक इनइक्वालिटी यूज करेंगे, चेबीकेव इनइक्वालिटी टू द स्टैटिक टी एन। जो स्टैटिक टी एन है इसके लिए चेबीकेव इनइक्वालिटी। और चेबीकेव इनइक्वालिटी क्या होती है, ये याद रखनी पड़ेगी। चेबीकेव इनइक्वालिटी क्या कहती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एन माइनस गामा ऑफ थीटा लेस देन इक्वल टू, ये देखो ये रही, इन दोनों से रिजल्ट दे रखे हैं ना, दोनों के दोनों रिजल्ट, इन दोनों रिजल्ट से हमें पता चलता है कि हमें यहाँ पर चेबीकेव इनइक्वालिटी यूज करनी है। तो क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी, चेबीकेव इनइक्वालिटी क्या कहती है, टी एन माइनस ई ऑफ थीटा टी एन। जो टी एन है ना उसी के ऊपर एस्टिमेटर अप्लाई करना है, टी एन पर ही अप्लाई कर दिया, माइनस ऑफ ई थीटा लेस देन सम कांस्टेंट। ये ग्रेटर कितना हो जाएगा, वन माइनस चेबीकेव इनइक्वालिटी में क्या लेकर चलते हैं, वेरिएंस थीटा अवर टी एन डिवाइड बाई डेल स्क्वायर। ठीक है, ये चेबीकेव इनइक्वालिटी है, पी ऑफ टी एन माइनस ई ऑफ थीटा टी एन लेस देन इक्वल टू डेल्टा ग्रेटर देन इक्वल टू वन माइनस वेरिएंस थीटा डिवाइड बाई डेल्टा स्क्वायर। अब देखो हमें ये प्रूव करना है ना, ये प्रूव करना है तो इसका लेफ्ट हैंड साइड उठा लो, टी एन माइनस गामा थीटा हमने उठा लिया, टी एन माइनस गामा थीटा, इसको यूज करना है। तो इसको यूज करने के लिए देखो यहाँ पर टी एन माइनस कितना है, ई थीटा टी एन, इसीलिए हम क्या करें, माइनस ऑफ ई थीटा टी एन को सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं और ऐड भी कर देते हैं। टी एन माइनस इसी टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसी को ऐड कर दिया, और माइनस थीटा। अब इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे क्योंकि ये अलग अलग होती है, ये वाला रिजल्ट यूज हो जाएगा। यहाँ पर अलग अलग करेंगे, ए प्लस बी का मॉडुलस तो लेस देन मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर अलग अलग कर लिया। अब देखो टी एन माइनस ई ऑफ थीटा टी एन, ये देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू थी ना लेस देन इक्वल टू डेल्टा, तो अब यहाँ पर क्या करें, इसकी वैल्यू कितनी थी, लेस देन इक्वल टू डेल्टा। ये देखो यहाँ पर यूज कर दी, टी एन माइनस ई ऑफ थीटा टी एन की वैल्यू कितनी थी, लेस देन इक्वल टू डेल्टा, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज। और जो ये राइट हैंड साइड आया था इसमें क्या था, ये लेस देन इक्वल टू डेल्टा प्लस इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो एज इट इज लिख लिया। ठीक है, अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमने इससे लास्ट वाली थ्योरम में यूज किया था, जो ये वाला रिजल्ट था ना, ए कंटेन्ड इन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब एक ही चीज है ये, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसी तरीके से इसी रिजल्ट को हमें फिर से यूज करना है, ये वाला रिजल्ट। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी किससे बड़ी हो जाएगी, इस सेट की, पूरे सेट की प्रोबेबिलिटी इसकी निकाल लेंगे। तो इसका सबसेट कौन है, टी एन माइनस ई ऑफ थीटा टी एन, ये रहा, देखो यही था ना। तो यानी कि इस पूरे सेट की, देखो ये सेट किससे छोटा है, इससे छोटा है ना, यानी ये वाली क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू ये बड़ा है। तो क्या हो जाएगी, ये अगर इस सेट में कंटेंट करता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी छोटी हो जाएगी, क्योंकि ये सेट देखो इस कंप्लीट में कंटेंट करता है, तो इस कंप्लीट की प्रोबेबिलिटी, ये देखो पूरा कंप्लीट सेट लेस देन इक्वल टू डेल्टा प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू किससे हो जाएगी, ये इस पूरे से तो छोटा है ये सेट, क्योंकि इसमें तो डेल्टा प्लस यानी इसकी वैल्यू और प्लस में और भी कुछ ऐड है, तो ये वाला बड़ा हुआ ना, तो ये वाला सेट की प्रोबेबिलिटी बड़ी होगी, और ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो गया, टी एन माइनस ई ऑफ थीटा टी एन, इस वाले सेट से। ठीक है, और ये वाला सेट किससे बड़ा है, ग्रेटर देन इक्वल टू वन माइनस, यानी ये वाला सेट किससे बड़ा है, ग्रेटर देन इक्वल टू वन माइनस वेरिएंस। अब देखो हमें इसने स्टेटमेंट में दे रखा है, ये दे रखा है, देखो ई ऑफ थीटा एंड टी एन क्या हो जाएगा, टेंड्स टू गामा थीटा एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो यानी कि ई ऑफ थीटा एंड टी एन ये हमें फर्स्ट रिजल्ट दे रखा है। अगर ये फर्स्ट रिजल्ट दे रखा है तो इसका मतलब इसकी डेफिनेशन अप्लाई करो, ई ऑफ थीटा टी एन माइनस गामा ऑफ थीटा लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इसका यहाँ पर मॉडुलस लेस देन इक्वल टू कोई भी स्मॉल क्वांटिटी, ये हो जाएगी, ये दे रखा है, यानी इसी को हमने दूसरी टाइप से लिख दिया, ये लिख दिया। ऐसे ही देखो दूसरा रिजल्ट क्या दे रखा है, वेरिएंस ऑफ थीटा टी एन टेंड्स टू जीरो एज एन टेंड्स टू, इसी रिजल्ट को हम क्या लिख सकते हैं, वेरिएंस ऑफ थीटा एन टेंड्स टू जीरो है तो इसका कुछ भी डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई डेल्टा स्क्वायर, वही क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू वेरी स्मॉल क्वांटिटी, क्योंकि टेंड्स टू जीरो है तो यहाँ पर भी ये क्या है, टेंड्स टू जीरो ही तो है ये भी। ठीक है, इन दोनों रिजल्ट्स को हमने थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई कर लिया। मॉडिफाई करने के बाद इन दोनों रिजल्ट्स को हम कहाँ पर अप्लाई कर देंगे, इस स्टेटमेंट में कर दो यहाँ पर अप्लाई।
तो ये कितना देखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एन माइनस गामा ऑफ थीटा लेस देन इक्वल टू डेल्टा, और ये मॉडिफाई करके कितना आया था, लेस देन डेल्टा वन ले लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस, ये रिजल्ट मॉडिफाई करके कितना आ गया, ईटा। ये देखो वही डेफिनेशन आ गया हमें जिसकी जरूरत थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एन माइनस गामा ऑफ थीटा लेस देन इक्वल टू, इसको हम क्या लिख देंगे, कोई भी दोनों स्मॉल क्वांटिटी एडिशन भी क्या आएगा, कोई भी स्मॉल क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू, यही डेफिनेशन तो थी और यही तो हमें प्रूव करनी थी। ये देखो ये प्रूव करनी थी। यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, ये लिख सकते हैं, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, टी एन इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ गामा थीटा, यानी कि ये सफिशिएंट कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी है। इसमें मेन चीज है चेबुकेव इनइक्वालिटी याद रखना, यानी कि ये वाली इनइक्वालिटी याद होनी चाहिए। इसके बाद तो फिर ये दोनों रिजल्ट यूज किए और डायरेक्ट क्या आ गया, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ गामा थीटा, यानी ये वाली इनइक्वालिटी याद रहेगी तभी। और ये वाली इनइक्वालिटी याद करने से इन रिजल्ट से ही पता चल जाएगा हमें। देखो टी एन माइनस क्या है, ई ऑफ थीटा टी एन, ई ऑफ थीटा टी एन यहाँ से पता चल जाएगा लेस देन इक्वल टू, और वेरिएंस है तो यानी कि 1 माइनस वेरिएंस ऑफ थीटा टी एन डिवाइड बाई डेल्टा स्क्वायर, ये वाली इनइक्वालिटी फिर हम डायरेक्ट कर लेंगे। अब ये याद रखना, टी एन सीक्वेंस ऑफ एस्टिमेटर्स और टी एन कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ गामा थीटा, तो क्या होता है, ई थीटा टी एन टेंस टू गामा थीटा हो जाता है, वेरिएंस थीटा टी एन टेंस टू 0 हो जाता है। ये दोनों कंडीशन है तो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होता है। अब ये वाली थ्योरम नेक्स्ट थ्योरम में यूज होगी। ये देखो, प्रूव दैट इन ए सैम्पलिंग फ्रॉम ए एन म्यू सिग्मा स्क्वायर पॉपुलेशन द सैंपल मीन इज ए कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ म्यू। ये करवाया भी था ना सैंपल मीन, फर्स्ट वाली 17.1 वाली थ्योरम में, यानी कि रिमार्क्स में था ये पॉपुलेशन मीन का सैंपल मीन क्या होता है, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होता है। ये देखो ये सैम्पलिंग फॉर्म किस में देखा, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद मीन एंड वेरिएंस इन सैम्पलिंग फॉर्म ए पॉपुलेशन, इसको पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन ही दे रखी है। फिर क्या कहता है, दिस सैंपल मीन इज कंसिस्टेंट, सैंपल मीन कितना ले लेंगे, एक्स बार क्या बनेगा, एक्स बार इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ म्यू, और एक्स बार कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ म्यू बनने के लिए वही सबसे पहला एक्स बार पर एस्टिमेट लगाएंगे तो क्या बनना चाहिए, म्यू बनना चाहिए, और दूसरा वेरिएंस पर लगाएंगे तो क्या बनना चाहिए, 0 बनना चाहिए। लास्ट वाली थ्योरम यही तो कहती है ना। ये देखो फिर व्हेन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई किया तो कुछ भी नहीं आएगा, ये फर्स्ट वाला रिमार्क यूज कर दिया यहाँ पर, यही था फर्स्ट रिमार्क्स। और वेरिएंस पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी सिग्मा स्क्वायर बाई इन्फिनिटी क्या बन जाएगा, 0, दोनों कंडीशन होगी। और 17.2 थ्योरम क्या कहती है कि ये दोनों कंडीशन होते ही क्या हो जाता है, वो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर हो जाता है। अब देखो सेकंड क्या दे रखा है, फॉर कोसी डिस्ट्रीब्यूशन नोट सैंपल मीन, ये तो क्या था, देखो ये पॉपुलेशन लेकर चलते हैं ना नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तब तो सैंपल मीन कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ म्यू हो जाता है। लेकिन अगर कोसी डिस्ट्रीब्यूशन लेकर चलते हैं तो वहां पर सैंपल मीन नहीं होता, लेकिन सैंपल मीडियन कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन हो जाता है। कोसी डिस्ट्रीब्यूशन में सैंपल मीन एस्टिमेटर नहीं बनता पॉपुलेशन मीन का, लेकिन मीडियन बन जाती है। ठीक है, तो कोसी डिस्ट्रीब्यूशन जो दे रखा है, कोसी पॉपुलेशन प्रोबेबिलिटी फंक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन, ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि कोसी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा ना, तो कोसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये रहा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, ई ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, लेकिन मीन में चेंज हो जाता है इसलिए ये एस्टिमेटर नहीं रहता। लेकिन फिर मीडियन अप्लाई करते हैं, ये देखो ई ऑफ एक्स बार म्यू और म्यू, ये वेरिएंस यहाँ पर इसमें ई ऑफ एक्स बार म्यू है ना, तो यहाँ पर वेरिएंस 0 नहीं आता, वी ऑफ एक्स बार वी एक्स ही रह जाता है। जब 0 नहीं आता, दोनों कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन तो ये थी ना और सेकंड कंडीशन क्या थी, ये 0 हो जाएगा तभी ये कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होगा। लेकिन ई ऑफ एक्स बार में ऐसा नहीं होता, कोसी डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं होता ये, इसीलिए कंसिस्टेंट एस्टिमेटर नहीं है। दूसरा मीडियन में हो जाएगा, ई ऑफ मीडियन म्यू हो जाएगा, और दूसरा जब इसका वेरिएंस निकालेंगे, वेरिएंस ऑफ मीडियन किस में आ गया, वेरिएंस यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेना, किस में आ गया इसका वेरिएंस, एन में आ गया, और लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाई तो क्या बन गया, 0, यानी दोनों कंडीशन बन गई, मीडियन का एस्टिमेट भी म्यू बन गया और मीडियन का वेरिएंस भी कितना आ गया, 0। ये दोनों कंडीशन आते ही 17.2 थ्योरम क्या कहती है कि ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर हो जाएगा। कर लोगे ये एग्जाम्पल। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दे रखा है, x1 x2 xn आर रैंडम ऑब्जर्वेशन ऑफ ए बर्नौली वेरिएट x टेकिंग द वैल्यू 1 विद प्रोबेबिलिटी p एंड द वैल्यू 0 विद प्रोबेबिलिटी 1 माइनस p मतलब q प्रोबेबिलिटी।
यानी कि सक्सेस के लिए तो 1 लेना है और फेल्योर के लिए कितना लेना है, 0 लेना है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है दिस इज द कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ, ये प्रूव करना है हमें। और ये कंसिस्टेंट एस्टिमेटर किसका आएगा, ये देखो x1 x2 x2 सारे क्या दे रखे हैं, बर्नौली वेरिएट्स दे रखे हैं विद पैरामीटर p दे रखे हैं। तो कैसे निकालते हैं हम t, मान लेते हैं, देखो समेशन xi निकालना है ना, यहाँ पर ये प्रूव करना है ना, तो हम 1 मिनट के लिए समेशन xi को हम क्या मान लेते हैं, समेशन xi को t मान लेते हैं। ठीक है, और ये क्या है, सारे के सारे समेशन xi मतलब सबका समेशन, ये क्या है, बर्नौली वेरिएट्स हैं, बर्नौली वेरिएट विद n एंड p। ये यहाँ से क्या हो जाएगा, जब दोनों पर एस्टिमेट लगाएंगे तो यानी ई ऑफ टी बर्नौली में कितना होता है, मीन, ई ऑफ टी इज इक्वल टू म्यू आ जाएगा, और म्यू कितना होता है, एनपी होता है, और वेरिएंस कितना होता है, एनपी क्यू होता है। यही तो होता है बर्नौली में, बर्नौली दे दिया तो यानी मीन एनपी हो गया और वेरिएंस एनपी क्यू हो गया। अब देखो एक्स बार क्या होता है, जो ये डाटा लिए हैं इन डाटा का एडिशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डाटा, यही तो होता है एक्स बार। तो सारे डाटा का एडिशन हो गया डिवाइड बाय एन हो गया, और ये सारे डाटा का एडिशन हम क्या मानकर चले हैं, कैपिटल टी। तो ये कितना बन गया, कैपिटल टी बाई एन हो गया यहाँ पर कैपिटल टी बाई एन एक्स बार। अब देखो ई ऑफ एक्स बार, दोनों साइड एस्टिमेट लगा दिया, ई ऑफ एक्स बार ई ऑफ टी बाई एन, 1 बाई एन कॉन्स्टेंट अब बाहर आ गया ई ऑफ टी, और ई ऑफ टी की वैल्यू अभी निकाली थी बर्नौली में, कितनी होती है, एनपी होती है ना। तो एन से एन कैंसिल होकर कितना आ गया, पी, यानी कि एक्स बार कितना आ गया, पी, ई ऑफ एक्स बार कितना आ गया, पी। अब देखो वेरिएंस कैसे निकालेंगे, दोनों साइड वेरिएंस अप्लाई करो, वेरिएंस ऑफ एक्स बार वेरिएंस ऑफ टी बाई एन, तो वेरिएंस में तो 1 बाई एन स्क्वायर बाहर आ जाएगा, वेरिएंस ऑफ टी, और वेरिएंस ऑफ टी हमने यहाँ पर निकाल रखा है एन पी क्यू, तो एन से एन कैंसिल होकर कितना आ गया, पी क्यू बाई एन आ गया। तो वेरिएंस ऑफ एक्स बार कितना आ गया यहाँ पर, पी क्यू बाई एन, और वेन एन टेंड्स टू इन्फिनिटी कितना होगा, 0। देखो ई ऑफ एक्स बार टेंड्स टू पी, वेरिएंस ऑफ एक्स बार टेंड्स टू 0, इसका मतलब क्या हो गया, जो एक्स बार है वो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ पी है। जो 17.2 की थ्योरम थी ना, उसमें 2 रिजल्ट्स दे रखे थे और उसके अकॉर्डिंग कंसिस्टेंट एस्टिमेटर लगाते थे, दोनों रिजल्ट प्रूव हो गए, तो यानी कि एक्स बार क्या हो गया, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ पी। और एक्स बार है था क्या, एक्चुअली एक्स बार समेशन ऑफ डाटा डिवाइड बाई एन, यानी समेशन ऑफ डाटा डिवाइड बाई एन, समेशन ऑफ डाटा डिवाइड बाई एन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स बार 1 माइनस एक्स बार, यही आ गया ना, एक्स बार 1 माइनस एक्स बार, और एक्स बार क्या है, पोलिनोमियल इन एक्स बार है, और एक्स बार क्या आया हुआ है, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ पी। तो यानी कि पी ये क्या है, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ पी, तो यानी कि किसका, और ये टोटल किसका हो गया, पी इंटू 1 माइनस पी। जब एक्स बार किसका कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है, पी का, तो ये पूरा किसका हो जाएगा, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर पी 1 माइनस पी, यानी एक्स बार की जगह पी रख देंगे। ये थी कंसिस्टेंसी। थैंक यू।